आज का क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग अपवाह तंत्र को पढ़ेंगे, जो क्लास 9th का चैप्टर 3 है, एनसीईआरटी के बुक से पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। ठीक है, अब बात आएगी कि अपवाह का मतलब होता क्या है। अपवाह का मतलब होता है जल का बहना। ठीक ना। भारत के भौतिक मानचित्र को देखिए। ठीक है, आप पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती है तथा एक मुख नदी का निर्माण करती है। आप जब मैप को देखेंगे, भारत के मानचित्र को देखेंगे, तो देखेंगे छोटी छोटी जो धाराएं हैं नदियां की, वो आ रही है और आ करके कहीं ना कहीं एक बड़ी नदी से मिल रही है। और वो जो बड़ी नदी है, अगर देखें तो कहीं ना कहीं बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है, नहीं तो अरब की सागर में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, अंततः इनका निकास किसी बड़े जलाशय जैसे झील या समुद्र या महासागर में होता है। वो जो नदियां मिल रही हैं, देखिए तो कहीं ना कहीं वो जाकर झील में मिल रही है या समुद्र में मिल रही है या फिर आपकी महासागर में मिल रही है। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। मतलब जो नदी तंत्र का जो जल है जिस क्षेत्र से पार हो रहा है उसको क्या कहेंगे, पूरा अगर देखा जाए तो द्रोणी। उसको एरिया मतलब कहा जाता है ना, जैसे कि गंगा की द्रोणी। तो गंगा की द्रोणी का मतलब ये हुआ कि गंगा कितने दूर में फैली हुई है। तो आप कहिएगा कि गंगा जो है आपका निकल रही है, उत्तर प्रदेश में बह रही है, बिहार में बह रही है, बंगाल में बह रही है, बांग्लादेश में भी चले जा रही है। तो ये गंगा की द्रोणी हुई। ठीक है, मानचित्र के अवलोकन करने पर यह पता चलता है कि कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है। ठीक है, जब आप मानचित्र को देखेंगे तो क्या पाएंगे कि या तो पर्वत है, नहीं तो कुछ ऊंचा भूमि है। वो क्या करता है, यहाँ पर देखिए फोटो बना हुआ है, एक दूसरे को अलग करता है। जैसे यहाँ देखिए, ये एक द्रोणी है, ठीक ना, ये एक द्रोणी है और ये एक द्रोणी है। एक नदी इधर बह रही है, एक नदी इधर बह रही है और यहाँ पे पहाड़ है, जल विभाजक का काम किया है। बस यही लाइन ये समझाना चाहता है। ठीक ना। अब आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। किस प्रकार के, अभी बताए ना कि यहाँ पर जो बीच में जो डिवाइड कर रहा है उसको क्या कहते हैं, जल विभाजक कहते हैं। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी अमेजन नदी की है। ये पॉइंट है, याद कर लेंगे। ठीक है, भारत में किस नदी का अपवाह द्रोणी सबसे बड़ा है, तो ये है गंगा नदी का अपवाह द्रोणी है। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग भारत में अपवाह तंत्र। ठीक है, भारत के अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। इस आधार पर भारतीय नदियां को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। एक है हिमालय की नदियां, एक है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। अब देखिए बात ये है, ये हमारा इंडिया रहा, इंडिया का कुछ पार्ट रहा। और ऊपर अभी हम आप लोगों को पिछले 2-3 क्लास में क्या बताया है कि हिमालय जो है बाहर निकली है, यहाँ से लेकर पूर्वांचल हिमालय पूरा इधर 7 सिस्टर तक है। ठीक ना। और प्रायद्वीपीय पठार किधर है, प्रायद्वीपीय पठार आपका यहाँ पर है। ठीक ना। तो यहाँ पर दो तरह की नदियाँ हैं, एक है हिमालय की नदियाँ मतलब जो हिमालय से निकलती है, और एक है प्रायद्वीपीय नदियाँ जो प्रायद्वीपीय पार्ट से निकलती है। अगर आपको इसको डिटेल में देखना है तो आप पीछे वाला वीडियो जाकर के देख सकते हैं। ठीक ना, समझने में आसानी होगा। भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदी एक दूसरे से भिन्न है। देखिए दोनों नदियां अलग अलग निकल रही है, अलग अलग जगह से निकल रही है। इसके वजह से दोनों में समान अंतर नहीं है कि उसका कुछ और रीजन है, वो 12 मासी रहती है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं वो सिर्फ जब वर्षा का मौसम होता है तब आपको अच्छा रूप देखने को मिलता है। अच्छा रूप मतलब बाढ़ वगैरह देखने को मिलता है। लेकिन आप ये चले जाते हैं हिमालय की नदियां में जाते हैं तो वहाँ आपको हमेशा बर्फ पिघलते रहता है, जिसके वजह से पानी बह रही है, आपको 12 मासी निकलेगी। ठीक ना, 12, आपको कभी सूखा देखने को नहीं मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमालय की अधिकतर नदियां 12मासी नदियां होती हैं, 12 माह बहती है। इनमें वर्ष भर पानी रहता है क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वत से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होते हैं। वही बात अभी बता चुके हैं कि बर्फ पिघलता है, बर्फ से भी उन लोगों को क्या होता है, पानी मिलता है। हिमालय की दो मुख्य नदियां सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र
इस पर्वत श्रेणी की उत्तरी भाग से निकलती है। उत्तरी भाग मतलब इंडिया का जो ऊपर वाला पार्ट है। इन नदी ऊपर वाले भाग से कौन कौन सी नदियां निकलती है, क्या बताया गया यहाँ पर, सिंधु और ब्रह्मपुत्रा, ठीक ना। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गॉर्ज का निर्माण किया है। ये जो नदियां हैं, पर्वत जो होता है उसको काट करके गॉर्ज बना दी है। गॉर्ज का मतलब क्या होता है, एक गहरा और पतली घाटी, ठीक ना। मान लीजिए कि जो पहाड़ है उसको काट के एक ऐसा रास्ता बना दिया है जिससे ऊंचे ऊंचे दोनों तरफ चट्टान है, लेकिन बीच में सिर्फ रास्ता है, और उस रास्ता से क्या हो रहा है, पानी बह रही है, उसको क्या बोलेंगे, गॉर्ज बोलेंगे। हिमालय की नदियां अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती है। हिमालय की जो नदियां हैं वो समुद्र से, वो कहाँ कहाँ नदियां उत्पत्ति स्थान से निकलती है और समुद्र तक जाती है। हिमालय की जितनी भी नदियां हैं अधिकतर देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सिर्फ एक दो को छोड़ दिया जाए, जैसे सिंधु या उसकी सहायक नदी, वो जाकर के अरब सागर में पाकिस्तान होते हुए गिरती है, ठीक है। ये अपने मार्ग के ऊपरी भाग में तीव्र अपर्दन करती है, मतलब ये जब निकलती है तो हिमालय में ढलान बहुत ज़्यादा तेज होता है, अपने साथ जो आया सबको बहाते हुए निकल जाती है, जो आया साथ में उसको पकड़ती है, बोलती है कि चलो मेरे साथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए यहाँ पर आपको फिगर के बारे में थोड़ा देखना है, उससे पहले ही हम आपको बता दे रहे हैं कि जैसे कि नदियाँ हैं, नदी की स्रोत, नदी कहाँ से निकल रही है, इस जगह से निकल रही है। यहाँ पे पर्वत है, पहाड़ है, ठीक ना, पर्वत है, ऊंचाई है, एकदम वहाँ से निकलेगी खूब स्पीड में, ऊपरी भाग से आई यहाँ तक खूब स्पीड में आएगी, जब मध्य भाग में आएगी तो थोड़ा स्लो हो जाएगी, ठीक ना, थोड़ा स्लो हो गया, और जब और नीचे आएगी तो धीरे धीरे और स्लो होते चली जाएगी, और होकर के फिर क्या होगा, इधर डेल्टा में बढ़ जाएगी, यहाँ डेल्टा बनाएगी, ठीक है। अब देखिए जब नदियाँ ऊपर से आ रही है तो पूरा स्पीड में आई, मध्य भाग में थोड़ा स्लो ही, तो स्लो ही ऐसे ऐसे जो रास्ता बन रहा है, क्या बन रहा है, विसर्प बन रहा है। और यही रास्ता मान लीजिए ऐसे विसर्प बना, कुछ नदी जैसे अभी आ रही है, कुछ ऐसे विसर्प बना, क्या हुआ, कुछ समय बाद यहाँ पर ऐसे ये अपना रास्ता चेंज कर ली, इधर से ऐसे हो गया, तो ये वाला जो पार्ट है ये सिर्फ ऐसे ही रह जाएगा, मतलब केवल ऐसे ही छोटा सा गोखुर झील का झील बन के रह जाएगा। गोखुर झील इसलिए बोलते हैं क्योंकि गाय का जो गोड़ होता है, जो पैर होता है, वो इस तरह से दिखता है, इसको इसलिए क्या बोलते हैं, गोखुर झील बोलते हैं, ठीक ना। तो अब अपना रास्ता क्या कि नदी अपना इधर पहले ऐसे बह के आ रही थी, अब अपना इधर से रास्ता सीधा बदल ली, तो ये क्या हुआ, ये वाला पार्ट अलग रह गया, ठीक ना। तो गोखुर की तरह दिखता है इसलिए इसको गोखुर झील बोलते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, हम लोग किस नदी के बारे में देख रहे थे, यहाँ पर रुक जाइएगा 1 मिनट। हाँ, हिमालय की जो नदियाँ हैं, ठीक ना, यहाँ देखिएगा, अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट और बालू का संवहन करती है। जो हिमालय की नदियाँ हैं जब वो आती है फुल स्पीड में, तो वो अपने साथ क्या क्या, गंगा, यहाँ पर गंगा नदी की बात हो रही है क्या, हाँ, वो अपने साथ सिल्ट लेकर के आती है और बालू की संवहन करती है, अपने साथ सिल्ट और बालू लाती है। मध्य एवं निचले भागों में ये नदियाँ विसर्प, गोखुर झील तथा अपने बाढ़ वाले मैदान में बहुत सी अन्य निक्षेप आकृतियां का निर्माण करती है, ठीक है। अभी हम इस चीज को हम फिगर के थ्रू समझा चुके हैं आप लोगों को, ठीक ना। अब इधर देखिएगा, यह पूर्ण विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती है, डेल्टा बनाती है, ये भी बता चुके हैं। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती है, प्रायद्वीपीय नदियाँ जो है मौसमी होती है, जब मौसम में बारिश होता है तब आपको प्रायद्वीपीय नदियों में जो है पानी देखने को मिलता है, ज़्यादा पानी, क्योंकि इनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर होता है, इसलिए क्योंकि ये वर्षा पर ही निर्भर होती है, वर्षा होगा तो ही पानी आएगी। शुष्क मौसम में, शुष्क मौसम का मतलब होता है कम वर्षा, कम वर्षा में बड़ी नदी का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। जो बड़ी, जब वर्षा कम होती है तो बड़ी बड़ी जो नदियाँ की धारा है वो भी आपकी छोटी हो जाती है और छोटी पतली दिखाई देने लगती है। हिमालय की नदियाँ की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियाँ की लंबाई जो है कम तथा छिछली होती है, मतलब हिमालय की नदी से अगर तुलना करें तो वो तो पहाड़ से निकल रही है बहुत ऊंचा, देखिए हिमालय पर्वत जो है कितना 8,848 मीटर के लमसम है। अब समझिए कोई 8-9 किलोमीटर ऊपर से पानी अगर छूट रहा है तो वो कितना स्पीड में आएगा, ठीक ना, तो उस ज़्यादा दूर तक जाएगा। लेकिन यहाँ प्रायद्वीपीय है तो वर्षा का है, अगर वर्षा हुआ तो थोड़ा इसकी जो दक्षिणी साइड जो है कितना है, 2600-2700 मीटर की ऊंचाई की है ही पर्वत, ज़्यादा ऊंचा तो है नहीं, तो वो कम दूर जाती है, ज़्यादा प्रेशर नहीं बन पाता है, ठीक ना। तो प्रायद्वीपीय नदियाँ की जो लंबाई है इसके वजह से कम होता है। फिर भी इनमें कुछ केंद्र उच्च भूमि से निकलती है तथा पश्चिम की तरफ बहती है।
फिर भी अगर देखा जाए तो कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से भी निकलती है और पूरब की तरफ तो बहती ही है, लेकिन कुछ जो नदियां हैं वो पश्चिम की तरफ बहती है। क्या आप इस प्रकार के दो बड़ी नदियां की पहचान कर सकते हैं? ये आप लोग करेंगे, हालांकि हम लास्ट में इसका आंसर बता देंगे, ठीक ना। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां पश्चिमी घाट से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है। अब पूछेंगे पश्चिमी घाट किसको कहते हैं? ये पिछले वीडियो में बता चुके हैं, अगर अच्छा से देखना, डिटेल जानना है तो उस वीडियो को देखिए। ऐसे पश्चिमी घाट आपको बता दे रहे हैं। जो ये जो पार्ट रहा, तो ये जो आपको पश्चिम की तरफ ये वाला जो दिख रहा है, ये आपका पश्चिमी घाट हो गया और ये जो हुआ पूर्वी घाट हो गया, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब बात आती है हिमालय की नदियां की, ठीक ना। सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं। सिंधु हो गया, गंगा हो गया तथा ब्रह्मपुत्र जो है हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियों में से एक है। ये नदियां लंबी हैं तथा अनेक महत्वपूर्ण एवं बड़ी सहायक नदियां आकर इनमें मिलती है। ये जो नदियां वो तो महत्वपूर्ण है, इसमें बहुत सारी, जो सिंधु हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, गंगा हो गई, ये सब की बात हो रही है। इसमें ये सिर्फ एक नदियां नहीं है, इनमें बहुत सारी नदियां, छोटी छोटी नदियां हैं जो आकर के मिलती है, ठीक ना। और उनके जो नदियां, नदी सहायक नदी तंत्र कहलाता है। मतलब जो सहायक नदियां जो हैं आकर के मिल रही है, जो उसको सहायता दे रही है, उसको सहायक नदी कहते हैं। और इसी को क्या कहा जाता है? नदी तंत्र। नदी तंत्र का मतलब नदी का टोटल पार्ट, जो भी चीज है, कहाँ से शुरू हो रही है, कौन आके मिल रही है, कहाँ गिर रही है, ये सब अगर देखा जाए तो वो नदी तंत्र में आता है, ठीक ना। अब देखिए हम लोग सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। सिंधु का जो उद्गम है कहाँ है? मानसरोवर झील में होता है, ठीक ना। पश्चिम की ओर बहते हुए यह नदी भारत में लद्दाख से प्रवेश करती है। सिंधु जो है मानसरोवर झील से निकलती है, तिब्बत मतलब नेपाल के जस्ट ऊपर वाला चाइना का पार्ट में, वहां से निकलती है और पश्चिम की तरफ बहती है, मतलब इधर की ओर बहती है। और इधर की ओर बहते हुए भारत में लद्दाख जो ऊपर वाला पार्ट है वहां से प्रवेश करती है। इस भाग में यह एक बहुत ही सुंदर दार्शनिक गॉर्ज का निर्माण करती है। जब वो लद्दाख में घुसती है तो एक बहुत सुंदर गॉर्ज बनाती है। गॉर्ज क्या, अभी हम जस्ट थोड़ा देर पहले बताए हैं कि कोई पानी अगर है जो रास्ता काट दिया है पहाड़ का, और सिर्फ पानी बह रहा है और दोनों तरफ पहाड़ है, ठीक ना। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियां जैसे जास्कर, नुब्रा, श्योक तथा हुंज इस नदी में मिलती है। सिंधु नदी में कौन कौन सी नदियां मिलती हैं? जास्कर, नुब्रा, श्योक तथा हुंजा भी मिलती है, मतलब सिंधु की सहायक नदी है। सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र में बाहर निकलती है, ठीक है। सिंधु जो है बलूचिस्तान और गिलगित जो है, जो पाकिस्तान में पड़ता है, बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। अब देखिए सिंधु की सहायक नदी है झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ठीक ना। तो ये जो झेलम जो हुआ झेलम, सिंधु, झेलम, चिनाब का 80% पानी जो है पाकिस्तान को दिया गया है। सिंधु जल समझौता जो 1960 में हुआ था, और उसके बाद सिंधु, झेलम, चिनाब हो गया। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज जो है भारत का पानी है, उसमें 100%, और जो सिंधु, झेलम, चिनाब उसका 90% पाकिस्तान को दिया गया और उसका 20% जो है भारत को दिया गया। ये सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में। अभी 3-4 महीना पहले आतंकी हमला हुआ था, तो इसी बात की धमकी दी जा रही थी कि पानी रोक दिया जाएगा। हालांकि पानी रोक पाना इतना आसान बात नहीं है, बाढ़ आएगा तो कहाँ क्या कर पाइएगा, ठीक है। अब देखिए सिंधु, ब्यास, रावी, चिनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी से मिल जाते हैं। ये सब आके मिल रहे, मतलब सिंधु के सहायक नदी ये सब भी है। इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ बहती है। दक्षिण की तरफ मतलब नीचे की ओर, दक्षिण की तरफ बहती है और अंत में कराची से पूरब की ओर अरब सागर में मिल जाती है। ये कहाँ? अपने लद्दाख से निकल रही है और पाकिस्तान में घुस जाती है, और पाकिस्तान में घुसते हुए कराची होते हुए अरब सागर में आके मिल जाती है, ठीक है। सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है, मतलब ढाल जो है उतना पहाड़ी इलाका नहीं है, बहुत धीमा है। सिंधु द्रोणी का 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल तथा पंजाब
में तथा शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। देखिए, अब हालांकि देखा जाए तो सिंधु बहुत बड़ी नदी है, लेकिन भारत में उतना इसका विस्तार नहीं है। 1/3 से ज़्यादा, मतलब मान के चलिए कितना लमसम आपका होगा 40%, ठीक ना। 40% से 45%, जो समझिए 40% ही है, 40% ही भाग सिर्फ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और पंजाब में है, और बाकी का जो आपका 60% है वो पंजाब में है। सिंधु की लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर, ठीक है। सिंधु नदी विश्व की लंबी नदी में से एक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिंधु जल समझौता बता चुके हैं, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। वही चीज़ है कि कौन कौन सा पानी 80% पानी उसको मिला, पाकिस्तान को 20% इधर मिला। अब हम लोग आते हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में, थोड़ा गंगा के बारे में देखेंगे। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी, गंगा की जो मुख्य धारा है वो क्या है? भागीरथी है। और ये कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है, ठीक है। और निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में अलकनंदा जो है उत्तराखंड के देवप्रयाग में आकर के इससे मिल जाती है, भागीरथी से। जब अलकनंदा और भागीरथी मिलती है देवप्रयाग में, तब जाकर के ये गंगा बनती है। पहले एक भागीरथी की अलग धारा है, इधर देखिए, ये भागीरथी की एक अलग ऐसे धारा आ रही है, ठीक है। और एक जो है आपका अलकनंदा का आ रहा है, और उत्तराखंड के देवप्रयाग में मिलती है, तब जाकर के ये गंगा बन जाती है, ठीक ना। चलिए, हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। मतलब हरिद्वार से जो गंगा है वो पर्वतीय भाग को छोड़ देती है और मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है, ठीक ना। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा में मिलती है। मतलब गंगा की सहायक नदी, हिमालय से बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो गंगा में आकर के मिलती है। गंगा भी हालांकि हिमालय से निकल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी छोटी मोटी नदियां हैं जो आकर के गंगा में मिल रही है और गंगा को विशाल रूप दे देती है। इनमें से कुछ प्रमुख नदियां हैं, कौन कौन सी है? यमुना है, घाघरा है, गंडक है तथा कोसी है, ठीक ना। तो गंगा की सहायक नदी अभी देखिए, यमुना, घाघरा, गंडक तथा कोसी। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है, ठीक है। जो यमुना नदी है वो कहाँ से निकलती है? हिमालय के यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। यह गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है तथा इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। जो देखिए, अब कहना ये चाह रहा है कि गंगा नदी जो है, यहाँ पर देखिएगा हम आपको समझा दे रहे हैं। गंगा नदी ये देखिए हिमालय है, मान लीजिए गंगा नदी यहाँ से ऐसे निकलते हुए ऐसे आई है, और यहाँ से यमुना निकल रही है। यमुना जो है दक्षिण में इसका समानांतर, मतलब जैसे जैसे गंगा जा रही है, थोड़ा मोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन वैसे ही जा रही है। और ये जो है प्रयागराज है यहाँ पर, ठीक ना। प्रयागराज वहीं जहाँ पर ये कुंभ का मेला लगा था अभी 7-8 महीना पहले, ठीक है। अब ये गई और जाते जाते क्या हुआ? इलाहाबाद इसको प्रयागराज कहते हैं, इलाहाबाद में जाके मिल गई, ठीक ना। तो यमुना इधर है, ये वाली यमुना है और ये वाली गंगा है, ठीक है, और आकर के मिल गई। यही चीज यहाँ पर बताया गया है, ठीक ना। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग। गंगा से मिल जाती है। घाघरा, गंडक तथा कोसी जो है नेपाल हिमालय से निकलती है, ठीक ना। घाघरा, गंडक तथा कोसी जो है नेपाल हिमालय से निकलती है। अब पूछिएगा नेपाल हिमालय किसको कहते हैं, तो ये भी पिछले वीडियो में क्लियर किया हुआ है, एक बार जा करके देख लीजिए, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। नमामि गंगा परियोजना यहाँ पर है। नमामि गंगा परियोजना कब शुरू हुआ था? 2 जून 2014, इसको लिख लीजिएगा, ठीक ना। नमामि जो आपका गंगा परियोजना है वो शुरू हुआ है 2 जून 2014, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी गंगा की ही बात हो रही है। इनके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्सों में बाढ़ आती है, ठीक है। किसके कारण? अब जो यहाँ पर आपकी बात हो रही थी, घाघरा की हो रही थी, गंडक की हो रही थी और कोसी की हो रही थी, इसके कारण क्या होता है? उत्तरी मैदान में हमारा बाढ़ आता है। हालांकि कोसी जो है बहुत भयानक नदी है, बिहार में बहुत घातक बाढ़ लेकर के आती है, ठीक ना। इससे कोसी से बिहार के लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी रहते हैं, ठीक है। सब कुछ तबाह कर देती है। कोसी को कहा जाता है कि बहुत बार ये अपनी रेखा भी बदलती है, अपने रास्ता को बदलती है, ठीक है। अब आगे देखिए, जिससे बड़े पैमाने पर जान माल
जान माल का नुकसान होता है, लेकिन ये वो नदियां हैं जो मिट्टी को उपजाऊपन प्रदान कर कृषि योग्य भूमि बना देती है। लेकिन जो बाढ़ आता है, बाढ़ के साथ आपका मिट्टी भी लेकर के आती है। कौन सी मिट्टी लेकर के आती है? तो आपका खादर मिट्टी लेके आती है, जलोढ़ मृदा, ठीक ना। अब क्या होता है, उससे कृषि में मतलब सहायता मिलता है, उत्पादन जो है ज़्यादा बढ़ जाता है। जो 1 केजी निकलना वहाँ पे 1.5 केजी निकलेगा, 1 केजी 200-300 ग्राम निकलेगा, दाल चावल कुछ भी, ठीक है। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, हालांकि निकलता क्विंटल में है, ऐसे ही समझाने के लिए दे रहे। 1 केजी से आप लोग आसानी से समझिएगा। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि में आने वाली मुख्य सहायक नदी कौन कौन सी है? चंबल है, बेतवा है तथा सोन है। ये अर्ध शुष्क क्षेत्र, अब देखिए यहाँ पर बात हो रहा है कि अर्ध शुष्क क्षेत्र किसको बोलते हैं, ठीक ना। तो अर्ध शुष्क क्षेत्र होता है न ज़्यादा शुष्क है, मतलब न ज़्यादा ठंडा है और न ही ज़्यादा नमी है उसमें, ठीक ना, उसको अर्ध शुष्क क्षेत्र बोलते हैं। अर्ध शुष्क क्षेत्र से निकलती है, इनकी लंबाई कम तथा इनमें पानी की मात्रा भी कम होती है। नमी नहीं है तो पानी की मात्रा कहाँ से होगा, ठीक है। अब इसको ज्ञात करने के लिए कहाँ से मिलती, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। बाएं तथा दाहिने किनारे की सहायक नदी के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूरब दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। अब जो है दाएं बाएं से तो इसका सहायता मिल ही रहा है, सहायक नदी से मिल रहा है, और ये बढ़ते बढ़ते उत्तर प्रदेश में घुसती है बिजनौर जिला से, फिर उसके बाद आपको बलिया से निकलती है, फिर बिहार में घुसती है बक्सर से, जिसको चौसा भी बोला जाता है, और फिर बिहार में 12 जिला में ये बहते हुए आपकी कटिहार से निकल जाती है, जिसमें पटना में सबसे ज़्यादा लंबाई है 99 किलोमीटर। अब पटना से निकलती है, उसके बाद ये पश्चिम बंगाल में घुसती है, पश्चिम बंगाल में यह फरक्का में पहुंचती है, और जब यह फरक्का में पहुंचती है तो फरक्का से 2 वितरिकाओं में बढ़ जाती है, मतलब 2 ले लेती है। एक जाती है नीचे की तरफ दक्षिण की ओर चली जाती है और एक पूरब की ओर जाती है। जो दक्षिण की ओर जाती है गंगा, उसी को हुगली बोलते हैं, ठीक है। और जो, चलिए अभी रुक जाइए, जो बुक में है उसी को देखते हैं, एनसीईआरटी पढ़ना है ना। यह गंगा डेल्टा की सबसे उत्तरी बिंदु है, ठीक है। फरक्का जो है गंगा डेल्टा की सबसे उत्तरी बिंदु है। यहाँ नदी 2 भागों में बढ़ जाती है, एक भागीरथी और एक हुगली, ठीक है। दक्षिण की तरफ बहती है, वो डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। जो दक्षिण की तरफ है वो क्या होता है, डेल्टा से बहते हुए हुगली नदी उधर मिल जाती है, और जो पूरब की तरफ चली जाती है जो भागीरथी नदी है, ठीक है। अब देखिए, मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है, ठीक है, एवं ब्रह्मपुत्रा नदी इससे आकर मिल जाती है। अब क्या हुआ, गंगा और ब्रह्मपुत्रा जो तिब्बत से उधर मानसरोवर से निकली थी और बहते हुए आई थी, वो क्या हुआ, गंगा में आकर के मिल जाती है। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्रा समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती है। जब ये सब बंगाल की खाड़ी में अपना दोनों मिल करके जल गिरा रही है, उससे पहले इसको क्या बोलते हैं, दोनों जो मिलती है वहाँ क्या बोलते हैं, मेघना, और जस्ट जा करके मेघना के नाम से जाना जाता है, और फिर ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्रा के जल वाली यह वृहद नहीं बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। वही इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये जो नदियां जो डेल्टा बना रही है उस डेल्टा को क्या कहते हैं, सुंदरवन डेल्टा है। अब देखिए यहाँ पर सुंदरवन डेल्टा का नाम वहाँ पाए जाने वाली सुंदरी वृक्ष या पादप से लिया गया है। तो सुंदरवन डेल्टा में कौन सा वृक्ष पाया जाता है, सुंदरी वृक्ष पाया जाता है, ठीक है। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा एवं तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। सुंदरवन डेल्टा में रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। पूछा जाता है कि रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पाए जाते हैं, तो सुंदरवन डेल्टा में, सिर्फ और सिर्फ सुंदरवन डेल्टा में ही पाए जाते हैं। अब देखिए, गंगा की लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है, हालांकि है 2525, लेकिन अगर अगर आयोग अगर एनसीईआरटी को मानता है कोई भी परीक्षा, ठीक ना, तो उसमें हम लोग 2500 ही मारेंगे, ठीक है। हालांकि 11th के बुक में आपको 2525 है, ठीक है, या तो 2500 रहेगा या फिर 2525 रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकता, ठीक। चित्र देखने बोल रहा है, चित्र
क्या आप गंगा नदी के अपवाह तंत्र को पहचान सकते हैं? बिल्कुल पहचान सकते हैं, ऐसा थोड़ी है। ये तो पूछ रहा है कि गंगा आ रही है, आकर के मिल रही है, इसको पहचानना कौन सी बड़ी बात है। अंबाला नगर जो है सिंधु तथा गंगा नदी तंत्र के बीच जल विभाजक का काम करती है। जल विभाजक का मतलब बीच में एक पहाड़ है, दोनों तरफ से बह रही है, एक इधर सिंधु बह रही है और एक इधर गंगा है, और बीच में क्या है, अंबाला नगर है। जल विभाजक किसी को बोलते हैं जो जल को बांट रहा है। बीच में पहाड़ टाइप का कुछ है और दोनों तरफ से जल बह रही है। अंबाला से सुंदरवन तक मैदान की लंबाई लगभग 1800 किलोमीटर है। अंबाला से सुंदरवन की जो मैदान की लंबाई है कितना है, 1800 किलोमीटर है, परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है। मतलब 1800 किलोमीटर में सिर्फ 3 किलोमीटर ही ढलान हुआ है। तब आप समझिए कि नदी का स्पीड क्या रहेगा। 300 मीटर तो एक हम लोग का टावर होता है, एक टावर 100 से 150 मीटर होता है, उसको जस्ट डबल कर दीजिए, 300 मीटर हो गया। और सिर्फ 300 मीटर ही ढाल हुआ है, कितना किलोमीटर में, 1800 किलोमीटर में। समझ गए। अब देखिए दूसरे शब्द में अगर देखा जाए तो प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में गिरावट केवल 1 मीटर हुआ है। इसका मतलब अगर एवरेज निकालते हैं तो पता चलेगा कि 6 किलोमीटर आप दूर चलेंगे तो सिर्फ 1 मीटर का ढलान आया है। इसलिए इन नदियों में अनेक बड़े बड़े विसर्प बने हुए हैं। अब विसर्प का मतलब क्या होता है, अभी जस्ट फोटो में दिखाए थे, सांप की तरह अपना ले लिया, ऐसे ऐसे इधर भाग रहा, कोई इधर भाग रहा, इसी को क्या बोलते हैं, विसर्प बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र के बारे में। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्रा नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पूरब तथा सिंधु एवं सतलज के काफी नजदीक से निकलती है। जो ब्रह्मपुत्रा नदी है वो तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और सिंधु और सतलज का जो स्रोत है उसके बहुत नजदीक से निकलती है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है। ब्रह्मपुत्रा की जो लंबाई है वो सिंधु से थोड़ा मोड़ा अधिक है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर स्थित है। लेकिन ब्रह्मपुत्रा का जो है तिब्बत से निकल रही है, भारत से बाहर इसका ज़्यादातर, जैसे सिंधु का कैसे है, सिंधु का भी ज़्यादा पार्ट था पाकिस्तान में, ब्रह्मपुत्रा का भी ज़्यादा पार्ट है कहाँ, चाइना तिब्बत ये सब में है। ठीक ना। यह हिमालय के समानांतर पूरब की ओर बहती है। अब देखिए आप लोग बोलिएगा कि ये तो इंडिया में है नहीं, तो हिमालय के समानांतर कैसे बह रही है। तो देखिए एग्जाम्पल बता रहे हैं। यहाँ रहा आपका नेपाल, ये तो आप लोगों को पता है, खूब बढ़िया से जान रहे कि यहाँ नेपाल है। अब ब्रह्मपुत्रा नदी इधर से निकली, इधर से निकल के बह रही है, और हमारी जो ये गंगा नदी है वो इधर से निकल के बह रही है। देखिए दोनों समानांतर हो गई ना, दोनों समानांतर हो गई। ठीक है। अब यहाँ आगे चल के ये यू आकार का टर्न लेकर के तब जाके भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। उसके बारे में अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। हाँ, नामचा बरुआ शिखर, नामचा बरुआ एक शिखर, उसकी ऊंचाई कितनी है, 7757 मीटर के पास पहुंचकर ये अंग्रेजी का यू आकार जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गॉर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। तो ब्रह्मपुत्रा नदी जो है कहाँ से प्रवेश कर रही है, अरुणाचल प्रदेश से, वो भी क्या, अंग्रेजी का यू आकार बना करके प्रवेश कर रही है। ठीक है। इसे दिहांग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसे दिहांग के नाम से भी जाना जाता है, कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। तथा दिबांग, लोहित, केनुला एवं दूसरी सहायक नदी इससे मिलकर असम में ब्रह्मपुत्रा का निर्माण करती है। अब जो है ब्रह्मपुत्रा नदी तो अरुणाचल प्रदेश से घुस गई, लेकिन ये अरुणाचल प्रदेश से घुसने के बाद इधर असम के तरफ भी आ रही है। अब जब ये इधर असम के तरफ भी आ रही है, अब जब ये असम के तरफ आ रही है तो उसमें इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, तो एक ये हो गई लोहित हो गई, दिबांग हो गया और केनुला हो गया। ठीक है। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में सोंगपो तथा बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। इसको याद कर लीजिएगा कि ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में सोंगपो और बांग्लादेश में जमुना कहा जाता। चलिए आगे बढ़ा जाए, देखते हैं आगे क्या है। तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है। अब शीत का मतलब ठंडा होता है, शुष्क का मतलब कम वर्षा, जहाँ पे ठंडा भी है और वर्षा भी कम होता है। अतः हम इस नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। मतलब इसका मतलब इस नदी में जो जल है, मतलब पानी है, और सिल्ट जो गाद है, मट्टी है, वो मात्रा बहुत ही ज़्यादा कम होती है। भारत में यह उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों से होकर गुजरती है। कौन,
भारत में उच्च वर्षा वाली क्षेत्रों से होकर गुजरती है ब्रह्मपुत्रा नदी। यहाँ नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। मतलब ये जहाँ निकल रही है, तिब्बत से जो निकल रही है, वहाँ पर इसका जो सिल्ट है, जल है, मात्रा में बहुत कम होती है। और जैसे ही ये भारत में घुसती है, अरुणाचल प्रदेश होकर असम तक आती है, तो उसकी जो सहायक नदी थी, लोहित थी, केनुला थी, दिबांग थी, वो सब मिला करके इसको पानी ज़्यादा प्रदान कर देती है। ठीक है, जिससे क्या होता है, जल और सिल्ट का मात्रा बढ़ जाता है। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर एक गुम्फित नदी के रूप में बहती है। ठीक है, असम में जो ब्रह्मपुत्र है अनेक धारा में बहकर गुम्फित नदी बन जाती है। अब देखिए गुम्फित नदी का मतलब क्या होता है, अच्छा से देखिएगा। गुम्फित नदी का मतलब, यहाँ देखिए एक छोटा सा नदी है, ऐसे बह रहा है, एक इधर से, ये एक नदी है, ठीक ना, यहाँ से ऐसे हुआ, इधर आया, फिर यहाँ मिल गया, यहाँ से ये ऐसे हुआ, ऐसे होके ऐसे मिल गया। ठीक है, एक नदी और इधर से निकला, लेकिन वो भी आकर यहाँ पे मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ, एक नदी शुरू से आ रही है, फिर छोटी छोटी धाराओं में बट जाती है, और फिर जाके लास्ट में एक हो जाती है। और ये प्रक्रिया एक बार नहीं, ऐसा जो ये जो प्रक्रिया चला, ये बार बार हो रहा है। एक बार यहाँ हुआ, फिर ये एक बार यहाँ पर होगा, ठीक है, बार बार हो रहा है, एक बार इधर होगा, लास्ट में आके सब एक से मिल जाएगी। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं गुम्फित नदी का रूप। ठीक है, बात समझे। चलिए, तथा बहुत सी नदियां द्वीपों का निर्माण करती है, और इस तरह नदी द्वीप का निर्माण करती है। नदी द्वीप का मतलब क्या होता है, चारों तरफ नदी है और बीच में आपका जगह है, तो उसको क्या कहते हैं, नदी द्वीप कहते हैं। पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं, थोड़ा डिटेल में अगर जानना है तो देख सकते हैं। क्या आपको ब्रह्मपुत्रा के द्वारा बनाए गए विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप का नाम याद है? तो वो है माजुली द्वीप। ये सबको याद होता है, ऐसा बात नहीं है। अब देखिए, प्रत्येक वर्ष वर्षा क्षेत्र में यह नदी अपने किनारे से ऊपर बहने लगती है। मतलब प्रत्येक वर्ष जब वर्षा होता है तो सहायक नदी उतनी उतनी आकर के मिल रही है, तो इससे क्या होता है, पानी का लेवल जो है बढ़ जाता है, तो थोड़ा बाढ़ आने की शंका जो है उत्पन्न हो जाती है, एवं बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है। और जब यह बाढ़ आता है तो असम और बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। उत्तर भारत की अन्य नदियां के विपरीत ब्रह्मपुत्रा नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है। अब उत्तर भारत की जितनी भी नदियां हैं उससे ज़्यादा सिल्ट निक्षेपण होता है। अब देखिए, बात आप लोग सोचिएगा कि जब निकला था तो सिल्ट नहीं था, तो सिल्ट कहाँ से आया, उसकी जो सहायक नदी आपको जो अरुणाचल प्रदेश में घुसी, तो दिबांग थी, लोहित थी, केनुला, ये सब जो थी सहायक नदी थी, वो सब मिला करके इसको सिल्ट और पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न कर देती है। इसके कारण नदी की सतह बढ़ जाती है और यह बार बार अपनी धारा के मार्ग में परिवर्तन करती है, जिससे क्या होता है, सहायक नदी के सिल्ट आता है, सहायक नदी इसको पानी दे रही है, इससे क्या होगा कि इसका सतह जो है वो लेवल बढ़ जाएगा। बरसात के मौसम में सब तरफ से पानी आता है ना, सिर्फ एक तरफ से नहीं आता है, और फिर क्या होता है, अपनी धारा में बार बार परिवर्तन करती है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट क्लास जब करेंगे तो हम लोग उसमें प्रायद्वीपीय पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही।